नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। स्टूडेंट्स, हमने जो सुपर 30 बैच बनाया था स्पेशली सीटेट वाले बच्चों के लिए जिनका सीटेट का एग्ज़ाम है दिसंबर में, उसकी आज आपकी 7th क्लास होने जा रही है जो कि इंग्लिश पेडागोजी की है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप सभी बच्चों को 5-5 क्लासेस हर सब्जेक्ट्स की आपको मिलेगी, जिसमें से मैं ऑलरेडी आपको सीटेट की एक क्लास इंग्लिश पेडागोजी पढ़ा चुका हूं। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा टाइमिंग बच्चों चेंज हो चुका है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैंने जो सीजीएल वाले स्टूडेंट्स के लिए मिशन इंस्पेक्टर बैच जो है वो 9 बजे से शुरू कर रखा है, तो इसी वजह से मैंने सीटेट की जो टाइमिंग है वो मैंने 8 बजे की कर दी है। तो आप सभी बच्चे जो भी इस बैच को फॉलो कर रहे हैं उनकी टाइमिंग आप लोग ध्यान रखिएगा। 8 बजे से अब ये सारी क्लासेस आप लोग ले पाएंगे, ठीक है। चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ के साथ आंसर दीजिएगा। जो भी पॉइंट आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बार में समझा दूं, ठीक है। बाकी सीटेट में आपको सबको पता है इतनी बड़ी चीजें नहीं होती हैं। अगर आप लोगों की पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप क्वेश्चंस को पढ़ के उसका आंसर्स दे सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस से क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिविटी के लिए इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आप इसको अच्छा कथन नहीं मानते हो, अच्छा ट्रू एक पॉइंट नहीं मानते हो। तो जरा पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है गिव्स प्लेजर। आप देखो, जब आप कोई भी क्रिएटिविटी का कोई काम करते हो तो क्या वो आपको प्लेजर फील कराता है, कंफर्टेबल फील कराता है? तो बिल्कुल कराता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो हाँ में होगा। अगला पढ़ो एक बार, इसमें फोर्थ ऑप्शन क्या है, रिक्रिएट द फैमिलियर वर्ल्ड्स इन न्यू वेज। बिल्कुल सही बात है, क्रिएटिविटी जितनी करोगे तो आप लोगों को जो भी अपना फैमिलियर वर्ल्ड है इसके अंदर अलग अलग तरीके से आप चीजें भी करने की सीखोगे। उसके बाद पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इवॉक्स फिक्शनल इमेजिनेटिव वर्ल्ड्स, यानी कि जो आप लोग फिक्शनल चीजें देखते हो ना जिसको इमेजिन करी जाती है उस चीज को आगे बढ़ाता है। तो क्रिएटिविटी का तो पार्ट है ना। लेकिन आप पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, एनकरेजेस रॉट लर्निंग। अब रॉट लर्निंग जो है, क्या कोई बोले रॉट लर्निंग का मतलब क्या कि रट के पढ़ाना किसी चीज को या रट के सीखना, तो क्या क्रिएटिविटी का ये पार्ट मानोगे? तो आप बोलोगे नहीं। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। कि क्रिएटिविटी के अंदर कौन सी बात सही नहीं होती, तो वो क्या होता है कि रॉट लर्निंग को वो प्रमोट करता है या फिर इनकरेज करता है, राइट। सो फर्स्ट का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में भी बच्चों ये सेम क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर। इस बार बताना है कि लिसनिंग के लिए कौन सी जो बात है वो ट्रू नहीं है। तो जरा पहला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, लिसनिंग हैपेंस इन रियल टाइम। क्या ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, यानी कि ये तो ट्रू वाली बात है, हमें तो नॉट ट्रू बतानी है। अगला पढ़ते हैं, द बैकग्राउंड नॉइज इन द रिकॉर्डिंग्स इज डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है। क्यों? आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं कि बैकग्राउंड जो म्यूजिक होता है या बैकग्राउंड जो वॉइस होती है वो एक बैरियर की तरह काम करती है लिसनिंग स्किल में, यानी कि ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगला, स्पीकर्स स्पीक एट अ फास्ट पेस, बट यहां पढ़ो क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स, यानी कि जो स्पीकर होता है, जो डिकॉर्डर होता है, जब वो किसी बात को किसी के सामने रखता है तो उसका पेस सही होना चाहिए, बट ये कभी कभी होना चाहिए। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन लास्ट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट यू कैन रीड। ये बात लिसनिंग स्किल के लिए बिल्कुल गलत है कि लिसनिंग स्पीकिंग के लिए ये देखा जाता हो कि कौन बंदा कितनी जल्दी रीड करता हो। सो फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल क्या है भाई, फॉल्स है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम लैंग्वेज एक्विजिशन। ये नॉट वाले जो वर्ड देख रहे हो ना आज की क्लास में, ये सारे के सारे स्पेशली सीटेट पेपर 2 के हैं बच्चों, पेपर 2 के हैं खासकर, जिसमें भी आपको ये नॉट वाले वर्ड दिखेगा। बोल रहा है कि लैंग्वेज एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इनमें से कौन सा नहीं होता। तो आप पढ़ो प्रोनाउंस, यानी कि ये तो होता ही है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये भी होता है। ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कनेक्टिव्स, और ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है, 6 थिंकिंग हेड्स। 6 थिंकिंग हेड्स क्या होता है कि ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना।
या कोई भी ऐसी चीज है जिसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है, तब वहां पर 6 थिंकिंग हेड्स की टेक्निक यूज करी जाती है, जिसका एजुकेशन लैंग्वेज से कोई रिलेशन नहीं है। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, क्योंकि कनेक्टिव्स, प्रोनाउंस और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये तीनों के तीनों जो होते हैं पॉइंट, ये हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन का पार्ट होता है, लैंग्वेज एजुकेशन का पार्ट होता है, बट ये हमारा अदर चीजों के लिए भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड का सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये और याद रखेंगे, ये पेपर 1 में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। डैश डील्स विद द लेवल ऑफ द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। आप पढ़ो, यह क्या लिखा हुआ है? मीनिंग इन लैंग्वेज, यानी कि अर्थ समझना। तो अर्थ के लिए मैंने बहुत बार बताया, उसको क्या बोलते हैं भाई? सिमेंटिक्स। क्या बोलते हैं? सिमेंटिक्स। अगर वो मॉर्फोलॉजी पूछता तो मॉर्फोलॉजी में वर्ड्स की बात होती, साइंस ऑफ वर्ड्स, है ना। सिंटेक्स की बात पूछता तो वो एक तरह का यूं कह सकते हो अरेंजमेंट बोलता। क्या बोलता भाई? अरेंजमेंट बोलता, ऑर्डर बोलता, या फिर कोई भी सीक्वेंस बोलता। क्या बोलता भाई? या फिर कोई भी सीक्वेंस बोलता, ठीक है। और प्रैग्मेटिक्स होता है किसी भी लैंग्वेज को यूज करना, किस कर्टेसी के साथ, किस डेकोरम के साथ, और किस भी एथिक्स के साथ, ठीक है, इसको बोला जाता है प्रैग्मेटिक्स। सो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स होता है किसी भाषा के अंदर उसका अर्थ, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और जो लैंग्वेज के आप जो सेंटेंस पढ़ते हो ना, और सेंटेंस के लिए आप एक लाइन बोलते होगे कि इट गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस, वो मीनिंगफुल सेंस सिंटेक्स और सिमेंटिक्स का ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला देखते हैं, फिफ्थ सेंटेंस। फिफ्थ क्या बोलता है? कंसेप्ट मैप्स क्या होता है, यानी कि कोई भी पॉइंट को पढ़ाने के लिए जब आप मैप्स की बात करते हो तो वो क्या होता है। एक बार आप इसका सी वाला ऑप्शन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग अ लिस्ट ऑफ टेस्ट एंड इंटरेस्ट साइट्स। गलत हो गया, इसके लिए नहीं यूज होता। सेकेंड वाला पढ़िए, क्या लिखा है? आर अ वे ऑफ गेटिंग स्टूडेंट्स टू राइट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड फाइंड रेफरेंस। ये भी बिल्कुल गलत है। इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है बच्चों? आर अ वे ऑफ मैपिंग आउट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि कंसेप्ट मैप का यूज इसीलिए किया जाता है जब कोई पॉइंट किसी को समझ में नहीं आता तो उसके द्वारा उसको समझाया जाता है। देखो डी में भी वही है, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ केस स्टडी है। ये केस स्टडी तो एक पर्टिकुलर एक तरह का टेक्निक हो गया जो हमने बच्चों को दिया, है ना। तो कहने का मतलब है कि करेक्ट क्या माना जाएगा कि जो मैपिंग आउट करी जाती है किसके लिए भाई? बच्चों को समझाने के लिए, उसी को हम लोग कॉन्सेप्ट मैप का यूज करवाते हैं, ठीक है ना। अगला देखो एक बार क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टीचिंग ग्रामर लेसन्स। ध्यान से सुन लो, ये क्या बोल रहा है? टीचिंग ग्रामर लेसन्स, ठीक है। अब ये होता क्या है? इस इनकरेक्ट भी बोल रहा है। चलो ये भी अच्छा हुआ पढ़ लिया, वरना मैं करेक्ट आंसर देख रहा था। आपको बताना इसमें से कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। पहला बोल रहा है यूजिंग लिसनिंग फॉर टीचिंग ग्रामर, बिल्कुल सही है ना, ये तो करेक्ट माना जाता है, इनकरेक्ट थोड़ी ना होगा। दूसरा है यूजिंग इनकरेक्ट स्टूडेंट लैंग्वेज टू टॉक अबाउट एरर्स इन स्पीकिंग, ये भी बिल्कुल माना जाता है कि भाई जो भी लैंग्वेज के अंदर इनकरेक्ट चीजें बोली जाएंगी उसको एरर को फाइंड करा जाता है। अगला क्या लिखा हुआ है? क्रिएटिंग मेंटल इमेजेस टू मेक कनेक्शंस बिटवीन वर्ड्स, इसका लेसन टीचिंग से कोई काम नहीं होता, ठीक है। यूजिंग अ पैराग्राफ इंस्टेड ऑफ सेंटेंस, ये भी करा जाता है। यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट इसका करेक्ट आंसर था, और जो इनकरेक्ट होगा वो ये होगा कि क्रिएटिंग मेंटल इमेजेस टू मेक कनेक्शंस बिटवीन वर्ड्स, ठीक है। इसका हमारा लैंग्वेज टीचिंग ग्रामर लेसन से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम अ लैंग्वेज टीचिंग। फिर से वही क्वेश्चन आ गया बच्चों कि लैंग्वेज टीचिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है। ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन में है, फॉर्म फंक्शन वाला भी है, कॉन्ट्रास्टिव एनालाइज भी है, कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस भी होता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दिया जाता है। न्यूरल सर्किट्स नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये तो ब्रेन से रिलेटेड होता है ना। किससे रिलेटेड होता है भाई? ब्रेन्स वगैरह से रिलेटेड होता है। तो इसका मतलब बी का हमारा लैंग्वेज टीचिंग से कोई रिलेशन नहीं होता। किस से होता है? ग्रामर ट्रांसलेशन से होता है, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिव से होता है, और फॉर्म एंड फंक्शन से तो होता ही होता है, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिव में हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा?
इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अगला 8th, व्हाट इज द इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी नोन। मदर टंग इज बेस्ड मल्टीलिंगुअल नहीं है। 3 लैंग्वेज फार्मूला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाइलिंगुअल। आपको ये याद करना है कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है जिसमें मिनिमम 2 नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, उसी को बोला जाता है इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। ये डायरेक्ट लर्न करने का क्वेश्चन है, लर्न कर लीजिएगा। सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए अगला, द राइज एंड फॉल ऑफ पिच इज कॉल्ड। राइज एंड फॉल का मतलब देखते हो, बढ़ता है फिर रुकता है, तो उसको बोलते हैं इंटोनेशन। ध्यान रखना क्या होता है इंटोनेशन, कि जो आप लैंग्वेज के अंदर जो भी आप टर्म यूज कर रहे हो उसकी इंटोनेशन बढ़िया होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहां पर हाई पिच लेना है, कहां पर लो पिच लेना है, ठीक है ना। बाकी तो आपको पता है स्लेबल है, रिदम है, पॉज है, ये नहीं होते। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ। चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज थ्रू सोशल इंटरेक्शन। जब कभी भी सोशल इंटरेक्शन से कोई लैंग्वेज को सीखता है बच्चा, तो वो क्या है? दिस आइडिया इज सपोर्टेड बाय। ये जो आइडिया था ये किसने सपोर्ट किया था? तो पाइगेट यानी कि पियाजे, चॉम्स्की, तो लेवाइगॉस्की। हमने पढ़ा था ये वाला वर्ड कि लेवाइगॉस्की ने आइडिया को सपोर्ट करा था कौन से? सोशल इंटरेक्शन के लिए। और जीन पियाजे थॉट्स के लिए, और नॉम चॉम्स्की इनेट प्रोसेस ऑफ अ चाइल्ड, जो लैंग्वेज एक्विजिशन का पार्ट होता है, ठीक है। तो 10th का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। चलिए अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। डैश टॉक इज कंसीडर्ड एज वेल ऑर्गेनाइज्ड टॉक। यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड टॉक क्या हो सकती है? पढ़ो, लॉन्ग को, रैंडम को, शॉर्ट को और स्ट्रक्चर को। नाम से पता चल रहा है जब हम कोई भी स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर किसी पॉइंट को पढ़ते भी हैं, या फिर हम किसी भी स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर को किसी भी पॉइंट से बोलते भी हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट माना जाता है, ठीक है। सो इसीलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रिमेडियल टीचिंग क्या होती है? बहुत इजी है बच्चों, देखो क्या है रिमेडियल टीचिंग। स्टूडेंट्स गेट सपोर्ट टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, यही है ना। रिमेडियल टीचिंग के अंदर जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है उस पे हम लोग डायग्नोस करते हैं, हम उस चीज को फिगर आउट करते हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस है जो वो सही हो जाए। एक्स्ट्रा मार्क, गिविंग क्वेश्चंस, एनकरेजमेंट, एनकरेजेस टू स्टडी। नहीं, कौन सा करेक्ट आंसर है? ए इज द राइट आंसर। चलिए फर्स्ट, असेसमेंट इन द लैंग्वेज क्लास मस्ट बी कंडक्टेड। यानी कि किसी भी भाषा का आपको असेसमेंट करना है, वो भी किसमें भाई? कंडक्टेड करना है, तो वो क्या होना चाहिए? इसके आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है ओनली आफ्टर द टेक्स्ट इज कंप्लीटेड। कंप्लीटेड होना चाहिए, ये तो होता है ना। सॉरी, ये इसका कोई काम नहीं है क्योंकि आफ्टर बोल रहा है। टू नो हाउ इफिशिएंट इज द टीचर टू टीच, नहीं, ये तो टीचर के लिए हो गया। ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये हो सकता है। फर्स्ट ही पढ़ लेते हैं, टू नो वेदर दे हैव लर्नड द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन, नहीं। कौन सा आंसर करेक्ट हो गया? सेकंड, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज नॉन एज द असेसमेंट इन द लैंग्वेज मस्ट बी कंडक्टेड। यानी कि जब कभी भी बच्चे का असेसमेंट किया जा रहा है वो ड्यूरिंग द सेशन होना चाहिए, जब वो चीज को पढ़ रहा हो। तो इसीलिए 13 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। द मेन रोल ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर एट प्राइमरी लेवल इज दैट। यानी कि बच्चों में जैसे मेन रोल, अगर आपको लिटरेचर को एनहेंस करना है तो क्या होगा? सिंपल एंड इजी गलत हो गया, फुल ऑफ कलरफुल पिक्चर्स गलत हो गया, प्रोवाइड वेराइटी लैंग्वेज सही हो सकता है, इज टॉट इंग्लिश नहीं होगा। क्या होता है मेन रोल? क्या होता है कि बच्चों को लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करना, है ना। लिटरेचर का टेस्ट अगर बच्चे ले पाएंगे तो लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस से भी ले पाएंगे, ठीक है। सो इसलिए 14 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, स्टेप्स ऑफ प्रोसेस राइटिंग अप्रोच। बहुत इजी है, बहुत बार आता है, ध्यान रखना। आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, राइटिंग अप्रोच का लास्ट स्टेप याद कर लो, और ये लास्ट स्टेप जो होता है बच्चों वो होता है पब्लिश। क्या होता है भाई? पब्लिश, ठीक है। इसलिए देखो सब में दे रखा है। और फर्स्ट स्टेप होता है प्री राइट। प्री का मतलब ही पहले होता है, तो तीनों में है, यानी कि ये गलत हो गया। और एक चीज और बता देता हूं,
पब्लिश से पहले हम उसको क्या करते हैं भाई, एडिट करते हैं। ये दो बातें याद कर लो कि कभी भी राइटिंग की लास्ट स्टेज या प्रोसेस में पूछ लिया जाएगा तो वहां पे आपको ध्यान रखना, खत्म करते हैं पब्लिश पर और उसके जस्ट पहले उसको एडिट करा जाता है। तीन भी याद हो जाए तो चल जाएगा काम। प्री राइट याद कर लो, एडिट याद कर लो और पब्लिश याद कर लो। सो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला, राइटिंग टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स। मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि जब कभी भी कोई भी स्पेसिफिक फैक्ट, आइडिया, कंसेप्ट इनको जज करा जाता है तो वो किस टाइप की रीडिंग होती है भाई, स्कैनिंग वाली रीडिंग होती है, ठीक है ना। और ब्रीफ की मैं बोलूंगा तो उसके लिए होता है क्या, स्किमिंग, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक्सटेंसिव रीडिंग कौन सी होती है, जो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड ना हो, है ना, जो टीचर के सामने ना हो, जो हम किसी इंटरेस्ट के लिए पढ़ सके, उसको एक्सटेंसिव बोलते हैं। और इसका बिल्कुल अपोजिट कर दो, वो इंटेंसिव है। वही क्वेश्चन है क्या, चलो वही है क्वेश्चन, जरा एक बार इसको भी देखते हैं। टीचर आस्क्ड द लर्नर्स टू चूज द स्टोरी बुक्स फ्रॉम द क्लासरूम लाइब्रेरी एंड रीड इंडिविजुअली। शी वांट्स टू प्रमोट इंटेंसिव, क्रिटिकल, एक्सटेंसिव और शेयर्ड। तो आप पढ़ो, स्टोरी पढ़ने के लिए बात करी जा रही है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक्सटेंसिव। समझ गए, अपने खुद के करिकुलम से रिलेटेड नहीं है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव में ही स्टोरी वगैरह रीड करी जाती है। अगला पढ़ते हैं। क्लास 6 टीचर कंडक्ट्स वेरियस एक्टिविटीज इन हर क्लास टू इंप्रूव स्पेलिंग एंड पंक्चुएशंस। दिस will help her students to enhance fluency, listening skill का कोई काम नहीं है, improve accuracy, improve their vocabulary। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा improve accuracy, क्योंकि जब बच्चे को हमने स्पेलिंग को इंप्रूव करने का दिया तो टीचर ये चाहेगा ना कि बच्चा कम से कम एरर करे, तो कम से कम एरर करेगा तो बच्चा अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देगा। एक्यूरेसी में हमें ज्यादा चीजों को सही करना होता है, ठीक है, गलत नहीं करना होता। तो 18 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अगला पढ़ते हैं। वी एक्वायर मदर टंग बेसिकली। हम मदर टंग को क्यों एक्वायर करते हैं, इन अ फॉर्मल लर्निंग सिचुएशन, बिल्कुल नहीं है। बाय स्पीकिंग इट हो सकता है, लिसनिंग इट, राइटिंग इट, तीनों है ना, तो स्पीकिंग इट है ना, बोलने के लिए, है ना, कि हमारे पास ऑब्वियसली सी बात है जब हमारे पास कम्युनिकेशन का कोई मेथड ही नहीं होगा तो हम अपनी बात को डिलीवर कैसे करेंगे। तो मदर टंग के लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आपको उस चीज को बोलना आना चाहिए, ठीक है। चलिए 19 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अगला, रीटेलिंग ऑफ अ स्टोरी रीड बाय अ स्टूडेंट इन हिज ऑब्लिक हर ओन वर्ड्स हेल्प इन असेसिंग, खुद के वर्ड्स के लिए, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी और कॉम्प्रिहेंशन। देखो, जब हम किसी चीज को ना अपने खुद से कंस्ट्रक्टिव वे में किसी चीज को समझते तो हम उसके अंदर ना चेंजेस तभी कर सकते हैं जब हमें वो चीज समझ में आने लग जाए। और जब हमें कोई चीज समझ में आने लग जाती है तो वो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होती है, समझ का पार्ट होती है, ठीक है। रिटेलिंग ऑफ स्टोरी रीड बाय स्टूडेंट इन हिज ऑब्लिक हर ऑन वर्ड्स रिप्लेट, बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन। इसका मीनिंग एक तरह का अंडरस्टैंडिंग के सेंस में जाता है। इसके सेंस में जाता है, अंडरस्टैंडिंग के सेंस में जाता है। चलिए अगला है, अ टीचर डिजाइन्स अ टेस्ट टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द ग्रेड्स ऑफ हिज लर्नर्स थ्रू। साफ पता चल रहा है कि टेस्ट क्या नाम है बनाया गया ताकि जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको फाइंड कर लो। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, डायग्नोस्टिक। मैंने बता रखा है ना, जब भी कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है उसको ठीक करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ टीचर यूजेस अ रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर टू टीच राइटिंग। न्यूज़पेपर से क्या नाम है राइटिंग को करा जा रहा है। सच अ मटेरियल यूज फॉर टीचिंग इज रेफर्ड टू, यानी कि आप पढ़ो, ये राइटिंग की बात होगी, एक्सटर्नल का कोई काम नहीं है, ऑथेंटिक का कोई काम नहीं है। कौन सा वर्ड हो जाएगा, स्कोलास्टिक। स्कोलास्टिक आप सबको पता होगा, ये रिलेटेड टू स्टडीज होता है, यानी कि रिलेटेड टू एकेडमिक होता है। पता है ना ये बात, रिलेटेड टू क्या होता है, एकेडमिक होता है। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। और वही अगर कल्चरल एक्टिविटी, अदर एक्टिविटी में पूछा तो उसका आंसर हो जाता को स्कोलास्टिक, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन इन अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस आपने देखा ना, ऐसे होता है, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस पूछ रहा है, सेंडर, रिसीवर, फीडबैक और मैसेज। कौन होता है हमेशा,
फीडबैक। अच्छा कम्युनिकेशन हमेशा फीडबैक के लिए होता है कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम लोग ठीक भी कर सकते हैं फीडबैक की वजह से, ठीक है। चलिए अगला, अ टीचर एक्सप्लेन्स नाउन। एक टीचर ने क्लासरूम के अंदर नाउन एक्सप्लेन करा बाय गिविंग एग्जांपल्स फर्स्ट देन गिव्स इट डेफिनेशन, यानी कि आपने इसके एग्जांपल्स पहले बता दिए, बाद में आपने बताया इसका डेफिनेशन। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड प्राइमरी लेवल के लिए अच्छा माना जाता है और प्लस इसके अंदर पढ़ाने के लिए पहले एग्जाम्पल्स का यूज करा जाता है, देन उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन या फिर रूल को बताते हैं। सो 24 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि आपने देखा ब्रीफ में कोई चीज पढ़नी है तो उसके लिए इंटेंसिव रीडिंग करनी पड़ेगी, और कभी भी मजे के लिए कोई रीडिंग करनी है उसके लिए एक्सटेंसिव रीडिंग करनी पड़ेगी। अपोजिट हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, द स्टेप्स ऑफ राइटिंग प्रोसेस। यार अभी पढ़ाया था मैंने आपको, पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, एंड विद पब्लिशिंग। बताया था ना कि राइटिंग प्रोसेस में लास्ट पॉइंट हमारा पब्लिश करने से ही रिलेटेड होगा। सो इसका भी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। कुछ क्वेश्चंस पेडागोजी में देखते ही आपको आ जाने चाहिए, ये उसमें से एक है, ठीक है। चलिए 16 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला एक बार आप चारों क्वेश्चंस पढ़ना। लिखा हुआ है, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th इज मार्किंग प्रोनाउंसिएशन एरर्स, द टीचर कैन हेल्प हिम। देखो क्या क्या हो सकता है, पेरेंट्स को कंप्लेंट कर देंगे, गलत हो गया। स्टॉपिंग द चाइल्ड करेक्टिंग हिम ही कमिट्स मिस्टेक, ये भी गलत है। आफ्टर द चाइल्ड फिनिशेस, गलत है। रिपीटिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बिल्कुल सही है ना। प्रोनाउंसिएशन हमेशा कैसे ठीक करी जाती है, जब हम, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को टीचर ना खुद दोबारा बोलती हैं अपने सामने, तब जाके बच्चे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को देख पाते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ इज द राइट आंसर। अगला, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्या होता है? इसी से रिलेटेड होगा ना। कंसीडर एज अ बेनिफिशियल फॉर द चाइल्ड्स लैंग्वेज लर्निंग, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर क्रिएटिंग सच एनवायरमेंट। ये एक तरह का ऐसा एनवायरमेंट होता है बच्चों जिसमें हम लोग क्लासरूम्स की एक्टिविटीज को ज्यादातर करते हैं, अपने क्लासरूम के वॉल को भी सजाते हैं, इससे रिलेटेड ज्यादातर होता है ये। देखो टेक्स्ट बुक का कोई रिलेशन नहीं हुआ प्रिंटेड का। प्लेसिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज, पोएम्स एंड चाइल्ड रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन ऑन द क्लासरूम एंड स्कूल वॉल्स, यही हो गया। प्रोवाइडिंग टीचर विद अ प्रिंटेड मैनुअल नहीं है। अपॉर्चुनिटीज टू द चाइल्ड क्रिएटिव नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। लिखा हुआ ना स्कूल्स वॉल, है ना, जिसमें हम अपनी बहुत सारी क्रिएटिविटी भी दिखाते हैं। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट आपको याद रखना है। विच रीडिंग टेक्निक जो है इज यूज फॉर लर्नर्स एज अ सब्जेक्ट फॉर एग्जाम। सब्जेक्ट फॉर एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना, ना स्कीमिंग होता है, ना स्कैनिंग होता है, ना एक्सटेंसिव होता है, हमेशा होता है डिटेल्ड। कौन सा वर्ड होता है? डिटेल्ड रीडिंग। आपसे कोई पूछेगा तो कभी भी एग्जामिनेशन का जो मेन टॉपिक है उसको समझने के लिए डिटेल्ड रीडिंग करी जाती है ना, क्योंकि तभी तो समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ठीक है। अगला 30th क्वेश्चन है, a teacher wants to see the progress of her students in their ability to write. Which tool will be the most reliable for her? Teacher wants to see the progress देखना चाह रहा है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट देखना चाह रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट देखना चाह रहे हैं, तो ये किसका पार्ट मान सकते हैं? इंटरव्यू, रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो और असेसमेंट। कौन होता है भाई? पोर्टफोलियो। सेल्फ पे तो सिर्फ बच्चे का होगा, रूब्रिक्स में जजिंग होता है, इंटरव्यू कुछ है नहीं। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? थर्ड इज द राइट आंसर। पोर्टफोलियो में भी बच्चे के बारे में सारी चीजें लिखी जाती हैं। चलिए आज बच्चों हमने 30 अपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आज कंप्लीट कर लिए। ऐसे ही मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। आप इन वीडियो को बार बार देखो, अपने कलीग्स को शेयर करो। अब जो बच्चे सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खासकर ये क्लासेस जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बाकी आप सबको पता है केवीएस में भी, डीएसएस में भी इंग्लिश पेडागोजी तो आती ही आती है, हर पेपर में वो कुछ ना कुछ काम करता ही है जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं। तो आप सभी बच्चे इसको सपोर्ट करो, इसको देखो, और कोई ऐसा डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। चलिए
थोड़ी देर बाद मिलते हैं 9 बजे एग्जैक्ट मिशन इंस्पेक्टर बैच में। और वो बैच जो होगा वो सीजीएल वाले बच्चे देखें, सीटेट वाले ना देखें, क्योंकि वो पहले अपना पेपर क्लियर करें सीटेट का, उसके बाद जब वो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करेंगे तब वो बैच दे सकते हैं, क्योंकि उसमें जो इंग्लिश है वो इंग्लिश हमारी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आती है, लेकिन सीटेट वाले में काम नहीं आती है, इवन एचटेट में भी काम आती है। तो आप उस बैच को थोड़ी देर बाद देखेंगे। वो बैच कंप्लीटली लाइव होगा, क्योंकि ये बैच जो होता है आप सबको पता है रिकॉर्डेड होते हैं, लेकिन मिशन इंस्पेक्टर बैच जो होता है वो बिल्कुल हमारा लाइव होता है, सेम टाइम, सेम शो, सेम प्लेस, सब जगह सेम, इवन सेम जगह। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।